वक्त हुक्मरान जमातों के लिए इलेक्शन एक नाकाबिल कबूल अमल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब असम्बली के इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म दे चुकी है। हुकूमत को इलेक्शन अखराजात के लिए 21 अरब रुपए जमा कराने की मोहलत का आज आखिरी दिन था। तहरीरी हुक्म के मुताबिक कल तक इलेक्शन कमीशन को रकम देनी है। कल ही चीफ जस्टिस उमर बंदियाल अदालत के बावजूद इस केस की समाअत करेंगे। सियासी जमातें भी मुज़ाकराती तस्वीर के नतीजे से कल अदालत को आगाह करेंगी। गोया कल का दिन इलेक्शन इनेकाद के हवाले से आर पार वाली पोजीशन का तयन कर सकता है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म रोकने की इस्तदा दूसरी बार मुस्तरद कर दी थी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान को मुतनब्बे किया गया था कि अदालती फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आज आखिरी खबरें आने तक शहबाज हुकूमत इलेक्शन के लिए वसाइल, ज़राए और अफरादी क़ुव्वत देने को तैयार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के इजलास में कहा कि सुप्रीम कोर्ट सियासत में सालसी की ज़ामिन नहीं। उनका कहना था कि इत्तेहादी जमातें नवंबर या अक्टूबर में इलेक्शन के फैसले पर कायम हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज काबीना का इजलास भी हुआ, जिसमें एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने से मुताल्लिक वज़ारत ख़जाना की समरी पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दी गई। जबकि कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि रकम के हवाले से ऐवान 3 बार अपना फैसला दे चुका है। डार साहब का कहना था कि अदालती हुक्म अपनी जगह पर, लेकिन स्टेट बैंक आईन व कानून और कवायद से इन्हिराफ करके फंड जारी नहीं कर सकता। जमातों के इजलास के बाद वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये में कहा गया कि इत्तेहादी जमातों ने तमाम फैसलों का एतबार वज़ीर आज़म को तफवीज़ कर दिया है। इसमें कहा गया कि इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े और एक तरफा बेंच के फैसलों से पैदा होने वाले उमूर पर मशावरत की और मौजूदा हुकूमत की आइनी मुद्दत की तकमील पर एक ही दिन मुल्क भर में इलेक्शन कराने का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट हुक्म अदूली पर बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। इस वक्त तमाम निगाहें 3 रुकनी बेंच पर मरकूज हैं। अब तक अदालत की जानिब से तालीमी कार्रवाई के अहकाम सामने नहीं आए, तहम आइनी माहिरीन में यकसा राय पाई जाती है कि अदालती अहकाम की पामाली पर वज़ीर आज़म शहबाज को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसका नतीजा उनकी हुकूमत वज़रा की नाअहली की सूरत में भी निकल सकता है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, कल इसके लिए बहुत अहम दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मौजू पर समाअत करेगा। इस पस मंज़र पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। ये बताइएगा कि अब इसमें कोई शक व शुबा तो रहा नहीं कि हुकूमत ने 14 मई के इलेक्शन मुस्तरद कर दिए दामे वर्मे सुख ने। कल इसका बाकायदा इजहार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो जाएगा और कल इस सिलसिले में समाअत है। ज़ाहिर है कि उसी बेंच की जिसने ये हुक्म जारी किया है। अब क्या हिकमत अमली है PTI की? देखिए, पहली बात तो जो मैं उनकी तकारीर सुन रहा था, वो पाकिस्तान का एक नया आइन लिखने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो पार्लियामान करेगी कि इलेक्शन जो है वो एक दिन होंगे या 2 अलग अलग दिन होंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो कानून बनाना है वो पार्लियामान की इस्तेहकाक होता है और पार्लियामान ये कानून बना चुकी है। आइन में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो पार्लियामान की ही बनाई हुई हैं, वो किसी ने अपने घर से बना के नहीं भेज दी। और उस आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप इनफरादी तौर पे कोई भी सूबाई असम्बली जो है उसको तहलील किया जा सकता है। उसका एक तरीक़ेकार है, अगर वो तरीक़ेकार जो है वो पूरा किया गया तहलील की जा सकती है, जिसका मतलब कि तमाम इलेक्शंस एक दिन होना आइनी तौर पर ज़रूरी नहीं है। अगर इनको ये नहीं पसंद, अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, तो आइन के अंदर ही तरीक़ाकार दिया हुआ है। 2/3 अक्सरियत से असम्बली के मेंबरान की जो असम्बली की तादाद है ना, उन लोगों की नहीं जो उस वक़्त हॉल में मौजूद हों, उनसे तरमीम करा लें। वो इनके पास लोग मौजूद नहीं हैं। तो जब आप आइन को तरमीम नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्लियामान को फैसला करना चाहिए और पार्लियामान फैसला कर चुकी है ये आइनी तौर पर, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर चुका है। आप देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो जाहिर है पहला देखना होगा कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन टूटते हुए देखेगी और सरफ नज़र कर देगी, या उनके पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। दूसरी जो है वो तरीक़े इंसाफ की जो क्या हिकमत अमली होगी। देखिए, हमारी हिकमत अमली तो बड़ी सादा सी है। आइन जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को जितने भी हकूक़ मिले हुए हैं
चाहे वो कमाई करने का हक हो, हलाल की कमाई करने का हक हो, वो एक जगह से दूसरे जाने का हक हो, आवाज़ उठाने का हक हो, राय देने का हक हो, तमाम हुकूक जो हैं आइन के अंदर जो है एक पाकिस्तान के शहरी को जो है वो आइन के ज़रिए मिलते हैं। तो आइन अगर तोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहरी के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। तो इसका दिफा करना तो हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। फैसला नहीं मानते हम, तो उस फैसले को मानते हैं जो 4-3 के तनासुब से दिया गया और जिसकी तरफ खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इशारा किया इसी मामले में। ये तो एक पेचीदगी की सूरत हाल जन्म ले रही है। इसमें कोई भी पेचीदगी नहीं है, आपको भी पता है वो मज़ा का खेज स्टैंड है उनका। 9 रुकनी, दोबारा हम याद दिला देते हैं अवाम को कि क्या हुआ था। 9 रुकनी बेंच बना, उस 9 रुकनी बेंच में कुछ जज साहिबान ने एतराज़ात उठाए। 9 के 9 जजेस ने यह फैसला, तहरीरी फैसला किया कि इस बेंच की तश्कील 9 की जाए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तश्कील 9 करें। उन्होंने तश्कील 9 कर दी, 5 रुकनी बेंच बन गया। उस 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया वो 3-2 की अक्सरियत के साथ जो है वो उस पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया। वो लोग जो इस नए बेंच का, और कौन सा बेंच, वो बेंच जो 9 रुकनी बेंच के यूनानिमस फैसले के मुताबिक बनाया गया था, उसका हिस्सा ही नहीं थे, तो वो उस फैसले का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? उनकी ज़ाती राय जरूर हो सकती है। और आपको ये भी पता है कि वो जो अक्सरियत की बात होती थी वो भी टेस्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद वो काजी फाइज ईसा वाला जो जजमेंट था या उनकी जो नोट था, उसके लिए 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। 5 मिनट के अंदर वो 6 रुकनी बेंच ने एक यूनानिमस तरीके से उसके खिलाफ वो अपना फैसला दे दिया। उसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं थे और जो जज साहिब जो उन्होंने पहले ही एतराज़ किया था उस 3 रुकनी बेंच के अंदर काजी फाइज ईसा के फैसले पे, वो शामिल नहीं थे। यानी 8 लोगों की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जो तरीक़ेकार अपनाया गया, जो फैसला किया गया है चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का, वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक मट्टी लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मसला ये है, मसला ना आइन का है, ना कानून का है, ना पैसे की कमी का है, ना सिक्योरिटी एहलकार की कमी का है। मसला सादा सा ये वोट की कमी है। वोट नहीं है उनके पास, वो इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते और किसी वजह से उनको इस बात पर इस वक्त एतमाद है कि वो अगर आइन भी तोड़ेंगे तो फिर भी उनको गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा और ये टेस्ट हो जाएगा। अब तो बिल्कुल बात वहाँ तक पहुँच। लेकिन असद भाई, इसमें तो एक जानिब हुकूमत भी है और दूसरी जानिब जिम्मेदार इदारे भी हैं जो कहते हैं कि किसी भी सूरत में अगर एक रोज़ इलेक्शन हुए तो अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होगा, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से मसाइल पैदा होंगे। तो खाली हुकूमत नहीं है बल्कि जिसको हम कहते हैं कि बड़े मजबूत इदारे, वो भी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते एक वक्त में। माफ़ कीजिएगा, पहली बात तो ये है कि क्या 14 मई इदारे जो है उनके पास आइनी जी मैं समझ गया, क्या उन मजबूत इदारों के पास ये आइनी हक मौजूद है कि वो इस फैसले को कर सकते हैं? उनको राय देने का बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल उनकी राय सुनी जानी चाहिए, लेकिन फैसले का इख्तियार उनके पास है नहीं। दूसरी बात, अगर वाकई में सिर्फ ये मसला होता ना कि एक दिन इलेक्शन वाला मसला, ये एक दिन के इलेक्शन का मसला है ही नहीं। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। अगर एक दिन के इलेक्शन का मामला होता तो पिछली दफ़ा भी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया था, चीफ जस्टिस ने उस वक्त भी कहा था कि आप बताइए क्या सियासी पार्टियां आपस में बैठ के एक तारीख के ऊपर मामला तय करने के लिए तैयार हैं? तहरीक इंसाफ ने कहा था बिल्कुल तैयार है, हुकूमत ने जवाब देने से इनकार कर दिया था। अब जो दोबारा कार्रवाई हुई है, दोबारा वही सवाल पूछा गया। पिछली दफ़ा जो है उन्होंने कहा कि जी हमें मज़ीद टाइम चाहिए, सुबह के बाद कार्रवाई हुई, 4 बजे का दोबारा टाइम दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सुबह ही जाके कह दिया कि जी हमारे पास तहरीरी इजाज़तनामा मौसूल हो चुका है इमरान खान साहब का, चेयरमैन का, कि बिल्कुल ये किया जा सकता है कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। हुकूमत ने 4 बजे जब जवाब देना था तो 4 बजे नहीं आया, उन्होंने कहा कुछ और टाइम चाहिए और कुछ और टाइम के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम नहीं मानते। यानी कि वो एक दिन इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मसला एक दिन और 2 दिन अलग अलग के इलेक्शन का नहीं है, मसला इलेक्शन है, मसला इमरान खान है। जब तक इमरान खान के साथ 2/3 पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो आखिर कब तक नहीं इलेक्शन? तो बहरहाल एक तो उसकी तारीख है ना कि 8 अक्टूबर तक तो बहरहाल इलेक्शन होने हैं ना।
सर कामरान भाई, तारीफ तो बड़ी वाज़े तौर पे आइन के अंदर अभी भी लिखी हुई है। एक कोर्ट नहीं, एक से ज़्यादा कोर्ट एक से ज़्यादा दफ़ा फैसला दे चुकी है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना ही कराना है। वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर आइन के उस शिक को तोड़ा जा सकता है, अगर आइन के उस असूल को तोड़ा जा सकता है, तो ये 8 अक्टूबर का असूल क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? तो ये मैं आपको अभी बता दूं, मैं लिख के दे दूं कि अगर ये इलेक्शन अभी इन्होंने नहीं करवाए, इन्होंने आइन को भी तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को जो है उसको भी नज़रअंदाज किया और एक आइनी बगावत कर दी, तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ भी कर लें 8 अक्टूबर भी इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान होंगे। तो असद भाई, अभी तो एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं 3 दिन हो चुके हैं, पंजाब की जो निगरान हुकूमत के 90 दिन थे आइनी, वो ख़त्म हो चुके हैं, कल के पीके के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि इस पर किसी किस्म का कोई अदालती रद्द अमल नहीं है, कोई सियासी रद्द अमल नहीं है, तो आवाम तो ये देखते हैं कि कोई भी सूरत हाल हो बहरहाल चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही जी, इस वक्त पाकिस्तान मावरा आइन चल रहा है, एक से ज़्यादा तरीके से आइन को तोड़ा जा रहा है, और जब आइन नहीं है तो जमहूरियत की बुनियाद ख़त्म हो चुकी है। ये जो इतने खुश हैं ना और ये बड़े ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके फैसलों को इनको सपोर्ट मिल रही है, किसी दिन भी इनके कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा कि जब ना आइन है और ख़ुद ये आइन शिकन है, आइन तोड़ रहे हैं, तो इनके पास बुनियाद क्या होगी आगे से किसी से बहस करने की कि भाई आप हमें क्यों निकाल रहे हैं, ये तो आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ। कौन सा आइन? आइन तो उन्होंने खुद तोड़ दिया। अब तो ताकत का इस्तेमाल है, जिसके पास ताकत होगी, जिस दिन उसने चाहा कान से पकड़ के इनको बाहर निकाल के फेंकेंगे। लेकिन उसमें जमहूरियत तो एक कैजुअल्टी होगी ना, फिर जमहूरियत के लिए तो मसाइल होंगे, पता नहीं पटरी से उतर जाए या क्या सूरत हाल पैदा हो। उतर चुकी है कामरान भाई, हो गए नहीं। अब ये मुस्तकबिल की बात नहीं हुई। आज से कोई 3-4 महीने पहले मैंने बाकायदा टीवी प्रोग्राम से बोलना शुरू किया, ट्वीट्स करनी शुरू की, आइन खतरे में, आइन खतरे में। पहले खतरा था, अब आइन टूट चुका है। आज आइन से इनहराफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से, आइनी निज़ाम से बगावत हो चुकी है। और जब बगावत हो चुकी है, जब मावरा आइन पाकिस्तान चलना है, जब किसी कानून के मुताबिक नहीं चलना, तो फिर जाहिर है फिर फैसले उसको करने चाहिए जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत और इख्तियार है। जो भी वो फैसला करेगा वो फिर चलेगा। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा कि ठीक है, पीटीआई बड़ी शिद्दत से चाहती है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएं, और फिर जाहिर है कि 14 मई में और आज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा कि जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हुआ है पीटीआई के अंदर, ये काफ़ी केओटिक पूरी सूरत हाल रही है। और इस हवाले से जितनी ख़बरें आ रही हैं, आपने देखा कि एहतजाज हुआ ज़मान पार्क के बाहर मुतवक्का उम्मीदवारों का, और एक बहुत ही अफरा तफरी की सी सूरत हाल नज़र आई। क्यों मैनेज नहीं हुई ये सूरत हाल? ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं 2013 के इलेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा था, मैं 2018 में भी हिस्सा था, और ज़ाहिर है इस 2023 में जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हुआ है उसका भी हिस्सा रहा हूँ। 297 सीट्स हैं पंजाब में, और जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, 2 हल्के के लोग थे उस 297 में से जिन्होंने आकर एहतजाज किया। उनके एहतजाज में हो सकता है वज़न हो, क्या हर टिकट जो है वो बेहतरीन उम्मीदवार को मिल गया हो? मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। इंसान फैसले कर रहे होते हैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम के अंदर, तो हो सकता है कि इसके अंदर ऐसे फैसले हों जिनके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हो। लेकिन जब से मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ हूँ, 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जितना कम अफरा तफरी, जितना कम एहतजाज हमने इस इलेक्शन के अंदर इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है, ऐसे पहले हमने कभी भी नहीं देखा। तो इसके साथ साथ ये जो खबरें आ रही हैं असद भाई कि जो कैंडिडेट है उसको बाकायदा जो है वो 1 करोड़ रुपए वो कम अज़ कम देता है जब वो इमरान खान साहब से मिलता है, और उसके बाद फिर वो अपनी मज़ीद कंट्रीब्यूशन देता है, और फिर उससे ये भी कहा जाता है कि वो शौकत खानम में भी डोनेशन करे। इसकी क्या हकीकत है? सफ़ेद झूठ है जी। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जिन्होंने करोड़ रुपए ज़िंदगी में नहीं देखा, तो पार्टी को क्या देंगे। वो एक बड़ी मशहूर ऑडियो लीक हुई, और इसके ऊपर भी थोड़ी सी अभी बात करेंगे इसके बाद।
लेकिन उस ऑडियो लीक के अंदर उन्होंने पूछा जी कि पार्टी को डोनेशन, उन्होंने कहा जी इसकी तो लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी डोनेशन देना चाहें। मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से सारे पाकिस्तान को बोल रहा हूँ, अगर कोई तरीके इंसाफ को डोनेशन देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अगर हक हलाल का पैसा है, आपका जायज़ पैसा है, तो ज़रूर आप डोनेशन दें। उसका टिकट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना उस ऑडियो लीक के अंदर कहा गया था, ना शौकत खानम में कोई पैसा देने की कोई बंदिश है। ऐसे लोग हैं तरीके इंसाफ में जो शौकत खानम को भी फंडिंग करते हैं, पार्टी के अखराजात के अंदर भी अपना हिस्सा डालते हैं और उनको टिकट भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे हैं। क्या ये कोई शर्त है? बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल में 297 लोग जिनको टिकट मिले हैं उसमें से शायद उंगली पे गिन सकेंगे आप ऐसे लोग जिन्होंने कोई पार्टी के अखराजात के अंदर कोई डोनेशन वाला दी हुई हो। तो ये एक शर्त नहीं है। ये बताइए कि फिर ये जितने कैंडिडेट्स को टिकट्स मिले हैं ये आपके यहाँ 100% मेरिट पे ही मिलते हैं? देखिए, कोशिश 100% मेरिट की होती है। और देखें, जो सियासी पार्टी के अंदर टिकट की एलोकेशन की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसके अंदर। एक शख्स जो है उसकी अमूमी शोहरत कैसी है, क्या वो अच्छी शोहरत का मालिक है या नहीं है, उसके ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ामात तो नहीं है, उसने पार्टी के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, अगर वो पहले असम्बली के अंदर था तो उसकी असम्बली के अंदर क्या ऐसी कारकर्दगी रही, अगर उसने वजारत चलाई तो उसकी वजारत में क्या परफॉर्मेंस थी, हल्के के अंदर अपना उस कितना वज़न रखता है, अपने हल्के के लोगों से कितना वो इन टच है, सियासी उसका असर व रसूख कितना है। ये बहुत सारे मुख्तलिफ अवामिल को देख के फ़ैसला करना पड़ता है। जब इतने सारे अवामिल को देख के करना हो फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि वो आखिर में कोई 2/2 वाला फ़ैसला नहीं होता है, वो एक जजमेंट की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला किया जाता है और जजमेंट में ज़ाहिर है एक से ज़्यादा राय रखी जा सकती है। इस दफ़ा जो फ़ैसले किए गए हैं, इमरान खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद टिकट दूंगा, और जितनी उन्होंने मेहनत की, ये कई महीनों से ये प्रोसेस चल रहा था और उन्होंने मेरे ख्याल में सारे प्रोसेस के अंदर कम से कम 1000 से ज़्यादा तो कैंडिडेट्स के साथ उनके इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद फैसले हुए। आखिर में जब रिव्यू के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो इमरान खान साहब थे, शाह कुरैशी थे और मैं था, हम 3 लोग जो बैठे और उन्होंने फिर रिव्यू के अंदर देखा। पहले जो है वो ज़िली तंजीमों से शुरू हो गया। दिलचस्प मौजू है और वो यकीनन आवाम के लिए भी बड़ी दिलचस्पी का बाइस होता है। वो ये कि एवरी सेकेंड डे पीटीआई के किसी लीडर का जो है, और वो पीटीआई का ही होता है जनरली, फ़ोन इंटरसेप्ट जो हैं वो सामने आते हैं और एवरी डे किसी के आ रहे होते हैं। शायद ही कोई आपको आपके नहीं करते, पता नहीं आप बात ही नहीं करते या क्या है, मगर बहरहाल दूसरे लोगों की बड़ी गुफ्तगू होती है। तो आपके लोगों को ये क्या हिदायत नहीं कि एहतियात बरतें या कुछ ऐसी बात हो? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, वो समझते हैं शायद व्हाट्सएप कॉल है तो ये इंटरसेप्ट नहीं होगी, कभी यास्मीन राशिद डॉक्टर साहबा का आ जाता है तो कभी किसी का आ जाता है, किसका नहीं आया है? तो ये क्या है, ये पूरी सूरत हाल आप लोगों के लिए? अच्छा, सवाल तो सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सियासी उसके अंदर तहरीक इंसाफ वालों की सबसे ज़्यादा आती हैं। मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीएम ऑफिस की बातचीत जो है उसकी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी वालों की नहीं आती किसी वजह से। और अगर कोई भी ऐसा जज है, हाजिर सर्विस जज है या पुराना रिटायर्ड जज है जिसके बारे में ये ख्याल रखा जाता है कि वो पीडीएम के बारे में अच्छी राय नहीं रखता, तो उनके रिश्तेदारों की उनकी ऑडियो लीक्स आनी शुरू हो जाती है। वाज़े तौर पे धड़ल्ले के साथ कानून तोड़ा चला जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे तोड़ा जा रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन रखी हुई है महीनों पुरानी, और मैं बार बार ये एम्फसाइज करता हूँ, शहबाज शरीफ से तो हमारी कोई लगाव नहीं है ना, लेकिन यार वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर में बैठा वो बातचीत कर रहा है और वहां से बात रिकॉर्ड होके और वो लीक भी हो रही है। असद भाई, उसकी तो जड़ तक पहुंच गया, शनाख्त हुई है, सब कुछ पता चला है कि कौन शख्स कैसे कर रहा था, क्या चीज़ हुई है, वो चीज़ सामने आ गई। या प्रेसिडेंट की कॉल आई है ना, इंटरसेप्ट प्रेसिडेंट का सामने आया है, ये पता चले कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो आई है वो तो एक बात उनके कमरे के अंदर बात हुई थी, लेकिन कॉल इंटरसेप्ट जो है वो तो आप ही लोगों की आती है। नहीं, सिर्फ हमारी नहीं आती। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई जज है जिसके बारे में तासुर ये है कि वो पीडीएम की हक में फैसले नहीं करता है, तो उनके रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल इस वक्त टेप किए जा रहे हैं। इस वक्त धड़ल्ले के साथ
कानून को तोड़ा जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून की। कोई कानून के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। महीनों से हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन रखी हुई है, पता नहीं उसको क्यों नहीं उठाया जा रहा। सवाल, अच्छा अभी तक मुझे ये बताएं, मुझे एक चीज बता दें कि इन तमाम लीड कॉल्स के अंदर से आप मुझसे सवाल पूछेंगे उसने ये बात की, ओहो ये तो बड़ी को खतरनाक बात पता चल गई, या बड़ी मुल्क दुश्मन बात थी, या गैर कानूनी बात थी, कोई एक चीज मुझे बता दें। सिवाय चस्के लेने के निकलता कुछ भी नहीं है। वो जो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की बात की कोशिश की जा रही है ना, जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा था कि आईनी मोशोगाफियां करके एक आंखों में धूल डालने की कोशिश की, उसके अलावा निकल कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर से। लेकिन जो दिन दहाड़े कानून तोड़ा जा रहा है उसको कोई पूछेगा, कोई जवाब दे उसका होगा या नहीं होगा? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद थे।